फूल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको लेखन के बारे में बता रहे थे। इसमें जो है लेखन क्या है, लेखन का महत्व क्या है, लेखन जो है लेखन का तरीका क्या है। अब आज हम बताएंगे लेखन के सोपान। तो आज हमारा टॉपिक है लेखन के सोपान। लेखन के सोपान का मतलब क्या होता है कि लेखन जो होता है वो किन किन तरीकों से करवाया जाता है या किन किन तरीकों से किया जाता है। तो लेखन के जो है निम्नलिखित 3 सोपान। पहला है अनुलेख, इसे अनुलिपि भी कहते हैं। अनुलेख को ही अनुलिपि भी कहा जाता है। और दूसरा होता है प्रतिलेख। अनुलेख के बाद होता है प्रतिलेख, इसे प्रतिलिपि भी कहते हैं। प्रतिलेख या प्रतिलिपि। और तीसरा होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख या श्रुतलिपि। देख रहे हैं कि लेखन करने का 3 तरीका होता है या 3 प्रकार से हम बच्चों को लेखन कला में निपुण कर सकते हैं या लेखन कला सिखा सकते हैं। जिसमें पहला हो जाता है अनुलेख या अनुलिप, दूसरा है प्रतिलेख या प्रतिलिप, तीसरा है श्रुतलेख या श्रुतलेख। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अनुलेख। सबसे पहले हम अनुलेख के बारे में जानेंगे। तो अनुलेख का मतलब होता है, अनुलेख का अभिप्राय है किसी भी लिखावट के पीछे पीछे लिखना या नकल करना। सर्वप्रथम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम करते क्या है, कोई शब्द होता है या कोई वाक्य होता है, उसे हम क्या करते हैं, पहले सुंदर सुंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं। उसके बाद नीचे की पंक्ति जो होती है वो खाली छोड़ देते हैं। ठीक, तो जब बच्चा ऊपर दिए गए शब्दों को या लिखे हुए शब्दों को मोटे मोटे सुंदर सुंदर हम लिखते हैं, तो इन्हीं शब्दों को देखकर वह नकल करते हुए नीचे शब्दों को लिखता जाता है। इसी तरीके से हर पंक्ति में एक ही शब्द जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यदि बच्चा जो होता है इस प्रकार से लेखन करता है कि ऊपर लिखे हुए शब्दों को, ऊपर की पंक्ति में लिखे हुए शब्दों को या वाक्यों को नकल करते हुए नीचे क्रम से नीचे की पंक्ति में लिखता जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुलेख या अनुलिपि। अनुलेख और अनुलिपि का मतलब होता है कि लेखन का पूर्ण अभ्यास करवाना। सर्वप्रथम लेखन का अभ्यास जब हो जाएगा तभी हम आगे कोई लेख करवा पाएंगे या कोई जो है लिपि आगे बता पाएंगे। तो लेखन के अभ्यास में सबसे पहले हमें अनुलेख ही करवाना चाहिए। अनुलेख के बाद होता है प्रतिलेख। प्रतिलेख का मतलब होता है कि जब हम पाठ्य सामग्री से देखकर या पाठ्य सामग्री में लिखी हुई पाठ्यवस्तु को ज्यों का त्यों नकल कर लिख लेते हैं या पाठ्य सामग्री में लिखे हुए शब्दों को देख कर ज्यों का त्यों नकल उतारना या नकल करना ही प्रतिलेख या प्रतिलिपि कहलाता है। किसी आपने जो है बचपन से प्रतिलिपि जो है यह होगा, जिसमें उसको क्या कहते थे, सुलेख। ये होता था कि एक पेज सुलेख लिख के लाना, तो जो सुलेख लिखवाया जाता था आपसे वही है प्रतिलेख। इसे प्रतिलेख, इसी को सुलेख भी कहते हैं। सुलेख आप कहाँ से लिखते हैं? किताब से देखकर। पाठ्य सामग्री जो होती है हमारी, अर्थात पाठ्य पुस्तक जो होती है, उसी के
किसी एक भाग को, क्योंकि पूरा का पूरा तो हम लिखते नहीं है, एक चैप्टर में हमारे जो है या एक पृष्ठ में किसी कहानी का छोटा अंश ही आ पाता है ना। तो पाठ्य पुस्तक के किसी भाग को, किसी अंश को ज्यों का त्यों अपनी अभ्यास पुस्तिका में नकल करना या उतारना। पाठ्य सामग्री से अभ्यास पुस्तिका पर नकल करना या उतारना जो होता है वह प्रतिलेख या प्रतिलिपि कहलाता है। अब इसके बाद आता है श्रुतलेख या श्रुतलिपि। श्रुत का मतलब होता है, या श्रुत का अर्थ होता है सुनना। तो श्रुत और लेख, लेख के दो शब्द है ना, श्रुत और लेख। श्रुत मतलब सुनकर और लेख का मतलब लिखना। अर्थात श्रुतलेख का मतलब हो गया सुनकर लिखना। तो वह वाक्य या वह शब्द जो अध्यापक के द्वारा बोला जाए और छात्र उसे सुनकर लिखे, या सुनकर वाक्यों को लिखना जो होता है वही हमारा श्रुतलेख या श्रुतलिपि कहलाता है। जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या सुनते होंगे आलेख, इसे आप आलेख कहते हैं। तो आलेख जो होता है इसी का रूप है, श्रुतलेख या श्रुतलिपि का ही एक रूप है, जिसमें अध्यापक जो होता है वह पाठ्य सामग्री को देख देख तीव्र स्वर से शब्दों को या वाक्यों को बोलता जाता है, और छात्र जो होते हैं उनको सुनकर या जो है अनुकरण सुनकर ही उसको अपनी पाठ या अभ्यास पुस्तिका पर लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, अनुलेख में अध्यापक ऊपर की पंक्ति में किसी शब्द को, किसी वाक्य को लिख देता है और छात्र उसको उसी देख देख कर नीचे की पंक्तियों में लिखता चला जाता है। और प्रतिलेख में होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक से जो कुछ उसमें लिखा है वही देख देख कर हम अपनी अभ्यास पुस्तिका पे नकल कर लिखते हैं। और श्रुतलेख या श्रुतलिपि जो होती है उसमें अध्यापक बोलता है और उनके द्वारा बोले हुए वाक्यों को छात्र सुनकर लिखता है। इन तीन तरीकों से पहले जो है श्रुतलेख होता है, ये जब बच्चा अनुलेख या प्रतिलेख में निपुण हो जाता है तभी श्रुतलेख करवाया जाता है। श्रुतलेख क्यों करवाया जाता है? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कि वह लेखन कौशल में पारंगत हुआ है या नहीं हुआ है, वर्णों, शब्दों, मात्राओं को पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है। इन सभी चीजों का मूल्यांकन हम किसके माध्यम से करते हैं? श्रुतलेख के माध्यम से ही कर पाते हैं। जब बच्चा अनुलेख और प्रतिलेख में तीव्र हो जाएगा या इस कला को सीख लेगा, इस लेखन को अनुलेख प्रतिलेख को सीख लेगा, उसके बाद ही हम श्रुतलेख करवाएंगे। अब श्रुतलेख के बाद हम जो है देखेंगे कि लेखन के सोपान के बाद देखना है हमको कि लेखन के समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान देने योग्य बातों का तात्पर्य है कि जब हम लेखन कर रहे हैं तो उनमें हम कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनमें हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिससे हमारा लेखन जो हुआ सुंदर हो और स्पष्ट हो। तो वह कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे उचित मुद्रा, उचित आसन मुद्रा, उचित आसन मुद्रा अर्थात बैठने का तरीका। दूसरा जो है कलम पकड़ने की विधि, कलम पकड़ने की
तीसरा है आंखों से कागज की दूरी। बैठने का ढंग या तरीका, कलम पकड़ने की विधि और आंखों से कागज की दूरी। तो जब भी हम लेखन कर रहे हों तो उसमें सबसे पहले हमें बैठने के तरीके पे ध्यान देना चाहिए। यदि हम बैठने का तरीका जो होगा वह उचित मुद्रा नहीं होगा, बैठने का ढंग उचित नहीं होगा, तो हम जो भी लेखन करेंगे वह सुंदर व स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो बैठने के लिए होता क्या है, यदि हमारे पास मेज है, कुर्सी है, तो कोई बात नहीं, हम मेज को जो है सामने रखकर लेखन कौशल करते हैं। यदि किसी के पास मेज की व्यवस्था ना हो तब वह लेखन कौशल कैसे करेगा? यदि वह जमीन पर बैठकर लेखन कौशल करता है झुक कर, तो होता क्या है, झुके झुके हमारे रीढ़ की हड्डियां जो होती है वह दर्द करने लगती है। इसके लिए एक उचित आसन का प्रबंध किया गया है या उचित आसन बताया गया है, जिसके लिए हमें एक पैर को अपने मोड़कर और दूसरे पैर के घुटने पर अपनी कॉपी को रखकर लेखन करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम लेखन करेंगे तो वह सुंदर और स्पष्ट होगा। दूसरा है कलम पकड़ने की विधि। कलम पकड़ने की विधि पे विशेष ध्यान देना है कि मान लीजिए कलम जो है वो हमारी हम 5 उंगली पकड़ लें, ये उचित है नहीं। तो कलम पकड़ने के लिए सदैव अंगूठा और 3 उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। अंगूठा और इन दोनों उंगलियों के माध्यम से ही हमेशा लेखन करना चाहिए। और जो कलम पकड़े वह ना बहुत ऊपर पकड़ लें और ना ही एकदम नीचे पकड़ लें। तो कलम को जो है या पेन को पकड़ने की विधि जो होती है वह उसके नीब से लगभग जो है 25 सेंटीमीटर ऊपर पकड़ना चाहिए। सॉरी, एक जो है कलम पकड़ने की विधि के अंतर्गत जो है थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, आपको आगे वीडियो में स्पष्ट कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसके बाद है आंखों से कागज की दूरी। आंखों से कागज की दूरी का मतलब ये होता है जब हम लेखन कर रहे हों तो लेखन करते समय हमारी अभ्यास पुस्तिका जो हो वो ना तो हमारे आंखों के एकदम करीब में हो और ना ही बहुत अधिक दूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लेखन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो लेखन को उचित करने के लिए, उचित ढंग से लिखने के लिए आंखों से कागज की दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर दूर रखकर यदि हम लेखन करते हैं तो हमारा लेखन जो होता है वह स्पष्ट होता है और अच्छा होता है। इसके बाद जो है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लेखन करते समय आगे ध्यान देना पड़ता है। तो लेखन के बाद जो है अब आज की वीडियो में लेखन के सोपान हमने आपको बताए कि किन किन प्रकार से लेखन करवाया जाता है और लेखन करते समय कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको ध्यान रखकर ही लेखन करना चाहिए या लिखना चाहिए। तो ये सब जो है देखने के बाद आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।